नमस्कार साथियों, कैसे हो? क्या हालचाल है? आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत कुछ भी आपको अर्थपूर्ण चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी जो दिन भर की जो स्टडी की है उसका मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए आप अपना समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी इस वीडियो को क्लोज़ करके किसी दूसरे वीडियो पर जाए, जो आपके जीवन के अंतर्गत कुछ न कुछ अर्थ और कुछ न कुछ महत्व ऐड कर सके। इस वीडियो के माध्यम से मेरे जीवन में महत्व ऐड हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में महत्व ऐड होने की पूरी आकांक्षा मैं नहीं करता। अगर हो रहा है तो देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ना देखें तो ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी स्टडी का एक स्टेप है, मेरी स्टडी को बेहतर बनाने का एक विकल्प है, जिसके माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आप पूछेंगे कि यूट्यूब पर इन चीज़ों को अपलोड करने का क्या उद्देश्य है, तो मैं सिर्फ एक शब्दों में कहना चाहूँगा कि कहीं पर सुना था मैंने कि अगर सभी लोगों के समक्ष अगर मर्यादा और संकल्प लिया जाता है सभी लोगों के समक्ष, तो निश्चित तौर पर उस संकल्प पर खरा उतरने की अपनी जो कोशिशें होती हैं वो अंतर्मन से होती हैं। और अगर अपन गुप्त रूप से यदि कोई संकल्प लेते हैं तो उस पर अपन निश्चित रूप से या फिर निरंतर रूप से उस पथ पर निर्वहन या फिर उस पथ पर नहीं चल पाते हैं। तो इसी वजह से आप सभी के समक्ष मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आज दिन भर में जो पढ़ा है वही से रिवाइज करूँगा। मेरे मन में सारी चीज़ें चलेगी। मैं किसी को समझाने के उद्देश्य से, मैं अपने ज्ञान को प्रकट करने के उद्देश्य से, ज्ञान के प्रदर्शन के नज़रिए से आप सभी के समक्ष ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ना ही मैं किसी को समझाने के उद्देश्य से, ना ही टीचर के तौर पर, मैं सिर्फ स्टूडेंट के तौर पर अपने भीतर की उन यादाश्त को या फिर उन चीज़ों को याद करने के लिए, मजबूती से याद करने का एक तरीका अपनाया है। उस तरीके को मैं सिर्फ आप सभी के समक्ष बयां कर रहा हूँ। आप सोचें, देखिए, शेषफल प्रमेय जो था अपन ने कहीं कहीं कहाँ तक पढ़ा था। अपन ने भाजकता के नियम पढ़ लिए थे। अपन ने फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड के बारे में जो था वो पढ़ लिया था। अब अपन शेषफल प्रमेय की जो बात है, रिमाइंडर थ्योरम की जो बात है, शेषफल प्रमेय की बात करेंगे। देखिए, भाजक जो होता है वो शेषफल से हमेशा कहीं न कहीं बड़ा होता है, ये फिक्स है। और फिर बात करें करके जिसकी पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर की बात आती है, जैसे 25/6 लिख रखा है, उसमें इस बार 24, तो एक जो होगा वो कहीं क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। यदि 25/6 लिख रखा है और नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -5 जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। यदि नेगेटिव को यदि पॉजिटिव बनाना है तो कैसे करोगे, तो नेगेटिव जो रिमाइंडर होता है उसके अंतर्गत भाजक को ऐड कर दो, माइनस प्लस माइनस, एक जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। यदि आप पॉजिटिव रिमाइंडर जो आया है या फिर नेगेटिव रिमाइंडर जो आया है, उन दोनों को ऐड करते हो बिना निशान वगैरह देखे, तो आपके भाजक जो है वो कहीं के आपको प्राप्त हो जाता है, ये मेरा दावा है। फिर कहीं की बात करें आगे, भाजक जो है वो प्राप्त हो जाता है। फिर बात करें, कोई भी संख्या दे रखी है, उनको यदि प्लस, जैसे नीचे से ऊपर यदि आप प्लस के अंतर्गत काटते हो, पॉजिटिव रिमाइंडर के अंतर्गत या फिर नेगेटिव रिमाइंडर के अंतर्गत काटते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं उतर आएगी। प्लस प्लस में काटो, माइनस माइनस में काटोगे, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद जो बात आती है हमारे सामने, वो बात आती है किसी भी संख्या को यदि ऊपर नीचे काट रहे हैं अपन, तो उसको साइड में लिख दो और बाद में जाके उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो ही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो उतर आएगी। एक अब वो जो फ्रैक्शन जो आप लिखते हैं वो कैसे लिखी जाती है, वो आप देखिए करके। वो जो फ्रैक्शन एक्चुअली जो होती है करके, वो फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है आप देखिए। फ्रैक्शन आप क्या करो, आप हमेशा शेषफल जो एक्चुअली होता है ना करके, शेषफल हमेशा कहेंगे, जो भागफल एक्चुअली जो होता है ना, भागफल एक्चुअली जो होता है ना, भागफल जो होता है ना, भागफल, उस भागफल से शुरू करो। भागफल लिख दो आगे, फिर शेषफल ऊपर, फिर कहीं कहीं जो होगा करके वो भाजक जो होगा वो नीचे लिखना है, ठीक है, ये आगे होगा। फिर कहेंगे सबसे पहले शेषफल कहीं प्रमेय के अंतर्गत, रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है कि एक बढ़ा के लिखो या फिर एक घटा के लिखो। नीचे वाली संख्या को एक बढ़ाओगे या फिर एक घटा के लिखो। ऊपर वाली संख्या के अंतर्गत वैसा वैसा बनाओ, जिसकी नीचे लिख रखा है, जिसकी 8 लिख रखा है, जिसकी 9 लिख रखा है, तो 8 बना दो या फिर 10 बना दो। 8 बन रहा है तो 2 की घात 3 लिखोगे, तो ऊपर जो घात बनेगी वो लिख दो। फिर एक्स्ट्रा घात बच रही है तो एक्स्ट्रा घात को आगे लिख दो। फिर ऊपर नीचे कट जाएगा एक, तो रिमाइंडर थ्योरम आपके, रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा वो आ जाएगा। फिर ऐसे कैसे आगे और करते जाओगे, किसी में दे रखा होगा, किसी में नहीं दे रखा होगा। 7 की घात 4 बनाओगे तब 2401 बनेगा। 7 की घात को 4 बनाना पड़ेगा तब जाके 2401 जो है वो आपके बनेगा, ये मेरा दावा है। फिर कहीं की बात करें करके, तो किसी में ऊपर नीचे भी बनाना पड़ता है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम के भीतर हमारे जो थ्योरम हमारे सामने आती है वो कहीं न कहीं आती है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि नीचे जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए और उस प्राइम नंबर से एक कम यदि
ऊपर की संख्या के अंतर्गत घात लग रखी है तो रिमाइंडर हमेशा एक जो है वो आएगा। दोनों संख्याएं जो होंगी वो को प्राइम होनी चाहिए, आपस के अंतर्गत कोई भी संबंध जो है वो नहीं होना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। यदि नीचे प्राइम नंबर दे रखा है और ऊपर की जो संख्या है उस संख्या के अंतर्गत घात जो दे रखी है वो उस संख्या से एक कम नहीं है तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे जो प्राइम नंबर दे रखा है उस प्राइम नंबर का फॉर्मेट्स नंबर जो है वो निकालेंगे। फॉर्मेट्स नंबर क्या होता है, जिसकी 12 का फॉर्मेट नंबर 11, 13 का फॉर्मेट नंबर 12, एक कम। ऊपर वाली जो घात होती है उस घात के अंतर्गत उस फॉर्मेट्स नंबर का अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो शेषफल आएगा उस पर लगा देंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट देंगे। जो काटेंगे फिर उसकी घात को, जो भी घात होगी वो उसका रिमाइंडर होगा। फिर फॉर्मेट्स थ्योरम के बाद हमारे सामने आती है यूलर थ्योरम। देखिए यूलर थ्योरम कब काम करती है, दोनों संख्या को प्राइम होनी चाहिए, कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, नीचे कोई भी संख्या हो चलेगा, समझ रहे हो। फिर इसके अंतर्गत आपको क्या यूलर नंबर निकालना पड़ता है या फिर टोस्टियन फंक्शन जिसे कहा जा सकता है। देखिए प्राइम नंबर जो होती है, अभाज्य संख्या जो होती है, उसका कहीं के जब आप यूलर नंबर या फिर टोस्टियन फंक्शन निकालते हैं तो उससे एक कम होता है। कॉम्पोजिट नंबर का यदि यूलर नंबर निकालना होता है, टोस्टियन फंक्शन निकालना होता है तो कैसे निकालोगे, जैसे कि 9 संख्या दे रखी है, उस 9 का यूलर नंबर निकालना है या फिर टोस्टियन फंक्शन निकालना है तो क्या होगा, 3 की घात स्क्वायर हो जाएगी, 9 इंटू 2/3, तो उस प्रकार से वो जो है टोस्टियन फंक्शन निकल जाएगा। या फिर यूलर जो गण के नंबर हैं वो गण के निकल जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि 14 है तो 14 को क्या लिखेंगे, 7 और 2, तो 14 का निकालना तो 14 लिख दो, फिर 6/7 और 1/2 लिख दो, तो उस प्रकार से करके जो भी होगा वो गण के आपके यूलर नंबर आ जाएगा। या फिर यूँ कहे कि टोस्टियन फंक्शन जो होगा करके वो गण के निकल कर आ जाएगा, इस बात को याद रखेगा। उसके बाद यदि अपन बात करें यूलर थ्योरम की बात कर ली, फिर हमारे जो सामने एक थ्योरम आती है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल के लिए काम करती है। क्या कहती है, नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, उस प्राइम नंबर से एक कम यदि ऊपर फैक्टोरियल है तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। यदि नीचे प्राइम नंबर दे रखा है और उस प्राइम नंबर से 2 कम यदि ऊपर फैक्टोरियल है तो हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो +1 आएगा। यदि ज़्यादा अंतर दे रखा है, जैसे नीचे कोई भी प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर से बहुत ज़्यादा कम संख्या यदि ऊपर फैक्टोरियल के अंतर्गत दे रखी है तो आपको वो संख्या बना के करनी पड़ेगी। जैसे कि 18 फैक्टोरियल बट्टे जो भी 22 लिख रखा है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा माइंड से, थोड़ा जैसे कि 22 कैसे बनाया जा सकता है, तो -1 आएगा, समझ रहे हो। जिसको -1 यहाँ पर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या रखे, -1 आएगा, समझ रहे हो। वो कॉम्पोजिट नंबर की बात करूँ तो कॉम्पोजिट नंबर के अंतर्गत 4 को छोड़ के सारे कॉम्पोजिट नंबर के लिए ये विल्सन थ्योरम काम करती है। नीचे कोई भी जैसे कॉम्पोजिट नंबर दे रखा है, समझ रहे हो, और ऊपर उससे एक कम यदि कहीं न कहीं फैक्टोरियल दे रखा है तो हमेशा जो रिमाइंडर एक्चुअली जो आएगा करके वो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर शायद कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, ऐसा कुछ है, 0 आएगा 1 आएगा, ऐसा कुछ है। 4 के लिए काम नहीं करता। कॉम्पोजिट नंबर 4 के लिए विल्सन थ्योरम काम नहीं करती है। 4 के लिए जैसे कि 4 नीचे दे रखा है और ऊपर एक कम यदि कोई फैक्टोरियल दे रखा है तो उसके अंतर्गत आपको पूरा के पूरा खोल के पूरा करना होगा, इस बात को याद रखें। विल्सन थ्योरम के बाद बात करें तो चाइनीज थ्योरम आती है, जिसे एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम जो है वो कहा जा सकता है। इसकी कोई भी संख्या दे रखी है, नीचे जिसकी 75 दे रखा है, जिसकी 25 दे रखा है, तो 5 × 5 जिसकी 75 नहीं, जो भी संख्या दे रखी है उस नीचे वाली संख्या का अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 अलग लगाएं तो वो संख्या देंगे, उसको भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा। ऐसी संख्या निकालो उसमें इस संख्या का भाग देने पर इतना शेषफल, इस संख्या का भाग देने, जो संख्या होगी वो संख्या ही उस संख्या का रिमाइंडर होगी, उस संख्या का शेषफल होगी। बाकी सारी चीज़ें कैसे कैसे होगी, बाकी आगे घात करोगे तो उस टाइप से वही होगी। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, समझ लीजिए। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के बाद यदि बात करें तो बड़ी खतरनाक चीज़ आती है हमारे सामने। 3 फैक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं, a की घात n दे रखी है प्लस b की घात n दे रखी है। n जो है वो यदि विषम संख्या है, समझ रहे हो, n यदि विषम संख्या है तो वो जो संख्या होगी a की घात n प्लस b की घात n वो a प्लस b से पूरी की पूरी डिवाइड होगी, इस बात को याद रखें। यदि कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है 16 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 16 के सभी गुणनखंड से डिवाइड होगी, इस बात को आप जानते हैं अच्छे से। फिर बात करें a की घात n प्लस b की घात n a की घात n माइनस b की घात n दे रखी है और n हमारी क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है, समझ रहे हो। तो इसके अंतर्गत आपको क्या होगा पता है, घात सेम होनी चाहिए, संख्या अलग अलग होगा तो चलेगा। तो वो संख्या a माइनस बी से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। a की घात n दे रखी है, b माइनस b की घात n दे रखी है, n जो है वो सम संख्या है, तो वो जो संख्या होगी वो a प्लस बी से भी डिवाइड होगी, a माइनस बी जो होगा उससे भी वो संख्या जो एक्चुअली होगी करके वो डिवाइड होगी। और कहीं ना कहीं a माइनस बी और a प्लस बी के मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि गुणा जो होता है ना करके, उससे भी वो संख्या होगी करके वो पूरी की पूरी डिवाइड होगी। इस बात को आप याद जो है करके वो याद रखें माइंड के भीतर, इस बात को आप याद जो है वो याद रखें करके। वही मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूं करके। यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूं करके कि शेषफल प्रमेय की बात हो गई, शेषफल प्रमेय की बात हो गई, उसकी मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करेंगे होगी करके, ठीक है, डिवाइड करेंगे होगी करके, डिवाइड होगी, इस बात को याद रखें करके।
3 की घात 35 वगैरह ऐसी कुछ दे रखी है, समझ रहे हो चीज़ को। तो उसके अंतर्गत आपको क्या लगेगा, उसको भाग देना है, फिर ओड नंबर ही बनेगा तो -1 ही आएगा, समझ रहे हो चीज़ को। 4 की घात कुछ भी बन रही है उसमें 6 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल जो आएगा वो 4 आएगा, समझ रहे हो चीज़ को। 6 की घात कुछ भी दे रखी है उसमें 10 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल जो आएंगे वो 6 आएगा। अब आता है सक्सेसिव रिमाइंडर हमारे सामने आता है, जिसे क्रमागत शेषफल कहा जा सकता है, जिसे उत्तरोत्तर शेषफल जो है वो कहा जा सकता है। ऐसे ऐसे लिखा दिया किसने है, और 3 4 5 समझ लो कितना भाग गया, इसकी 26 दे रखा है। 3 के अंदर का 24 8 बार गया, पीछे कितना बचा 2 बचा, फिर 4 के अंदर दिया 2 बचा, 0 शेषफल 2 बचा तो 1 बार गया, फिर 0 शेषफल बचा। तो ये जो शेषफल आएंगे वो क्रमागत शेषफल होंगे, यही सक्सेसिव रिमाइंडर होंगे, यही उत्तरोत्तर शेषफल जो हैं वो हमारे होंगे, इस बात को याद रखें करके। उसके बाद यदि बात करें कोई भी संख्या यदि निकालनी, मान लीजिए कोई भी जैसे इन संख्याओं से भाग दिया, ये आपके क्या है शेषफल आए, उत्तरोत्तर क्रमागत शेषफल यही आए, वो संख्या कौन सी है, तो आपको क्या करना है 0 रखना है, पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो फिर जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो फिर जोड़ दो, समझ रहे हो। यदि 0 से भी निकल रहा है तो 1 से भी आप निकाल सकते हो, 1 रखो मल्टीप्लाई कर दो और बाकी संख्या जोड़ दो वापस, मल्टीप्लाई कर दो 1 से फिर वापस जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो 1 से फिर वापस जोड़ दो, समझ रहे हो। वो संख्या जो निकल कर आ जाएगी, इस बात को याद रखें। उसके बाद यदि बात करें, उसके बाद अपने सामने जो बात आती है वो क्या बात आती है, अपने सामने जो बात आती है वो बात क्या आती है, वो बात क्या आती है, हाँ ये बात आती है हमारे सामने कि यदि कोई संख्या है, इस संख्या को इस भाजक से डिवाइड किया जाता है, उसी संख्या कोई दूसरी संख्या उसको भी उसी भाजक से डिवाइड किया जाता है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए, योग किया जाए और फिर भी उस भाजक से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल आएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो R1 + R2 होगा और -R2 जो है वो कहीं R1 + R2 - R3 जो है वो कहीं करना होगा, तो वहाँ पर आंसर जो है हमारी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें, उसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो आगे क्या आता है, हाँ हमारे सामने कुछ कंसिस्टेंसी रिमाइंडर समथिंग ऐसा कुछ, क्रमागत शेषफल समथिंग ऐसा कुछ आता है, उसके अंतर्गत बीच में होगा वो उनका जब आप हैसियत निकालोगे, मसब निकालोगे तो आपके कहीं ना कहीं वो जो भाजक जो होगा करके, डिवाइडर जो होगा, भाजक जो होगा वो निकल कर आ जाएगा, इस बात को याद जो है वो याद रखें। उसके बाद यदि बात करें कि भाजक की जो बात थी वो अपन ने निकाल दी, भाजक कैसे निकलता है वो अपन ने देख लिया, भाजक की जो बात थी वो अपन ने देख ली है, ठीक है। भाजक की जो बात एक्चुअली थी करके वो अपन ने देख ली है, ठीक है। भाजक के बाद यदि अपन बात करें करके तो और क्या बातें आती है, सिर और पैर वाला कॉन्सेप्ट आता है। सिर और पैर वाला क्या होगा कि ज़्यादा जो पैर वाले गण जानवर है उसकी यदि आपको संख्या निकालनी है तो L/2 - H, L क्या होगा लेग्स और H क्या होगा हेड्स जो है वो निकल कर आ जाएगा। फिर बहुत विशेष बात आती है हमारे सामने, विशेष बात क्या आती है, विशेष जो बात एक्चुअली आती है करके वो बात आती है 2 अंकों की संख्या की बात आती है। जैसे कि 10x + y यदि दे 2 अंकों की संख्या पूछे तो 10x + y होगा, अंक कौन से x और y हो जाएंगे, 2 अंकों की अंक पलट कर बनाई गई संख्या यदि पूछे तो 10y + x जो है वो संख्या हो जाएगी, इस बात को याद रखें करके। अब जो एक्चुअली बात आती है इसमें 10y + x वगैरह जो हैं वो आती, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो कहीं के अपन ने सॉल्व कर रखे हैं करके कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें करके तो अपन क्या बात करते हैं करके 2 अंकों की संख्या वगैरह जो है अंक कैसे पलट कर निकाले जाते हैं वो सारी बातें अपन ने कर ली हैं, इस बात को याद रखें। अब 2 डिजिट की संख्या, इसके पीछे के जो 2 डिजिट है वो कैसे निकाले जाते हैं, इसके अंदर 10 कॉन्सेप्ट आते हैं। क्या पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, इकाई का अंक यदि निकालना होता है तब अपन क्या करते हैं 10 का भाग देते हैं तो इकाई का अंक निकल जाता है, यूनिट डिजिट जो होता है वो निकल जाता है। यदि अपन को किसी संख्या के पीछे के 2 अंक यदि निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, उस संख्या के अंतर्गत 100 का डिवाइडेशन करोगे तो 2 अंक जो है वो निकल के जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि यदि आपको किसी संख्या के पीछे के 2 अंक निकालने हैं, अंतिम के 2 अंक निकालने हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत संख्याएं दे रखी होती हैं उनके पीछे के 2 अंकों को यदि मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो पीछे के 2 अंक जो हैं वो निकल कर आ जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारे सामने जो निकल कर आएगा, तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा, यदि कोई वर्ग संख्या दे रखी है उस वर्ग संख्या का स्क्वायर यदि दे रखा है, समझ रहे चीज़ को, वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर ही हुआ, वर्ग संख्या यदि दे रखी है उसके पीछे के पूछे के 2 डिजिट जो है वो क्या निकल कर आएगा, तो बेस निकालना। इसके 21 का स्क्वायर है, उसके अंदर के पूछे के पीछे के 2 डिजिट क्या आएगा, इतना टाइम नहीं है कि भाई साहब पूरा कर दो, उसके लिए आपको क्या करना है बेस निकालना। 21 का बेस क्या होगा 50, 50 से कितना करना 19, 19 का क्या होता है भाई स्क्वायर 261, 361, तो 61 जो होगा वो 31 के स्क्वायर के अंतर्गत भी अंतिम 2 डिजिट आएंगे, समझ रहे हो। बेस निकालना और बेस जितना कम है कितना ऊपर है उस अनुसार जितना वर्ग उस वर्ग के अंतर्गत जितने 2 डिजिट आएंगे पीछे के उतने उस संख्या के अंतर्गत आएंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम
किसी संख्या के पीछे के अंतर्गत 0 दे रखा है और उसकी घात के अंतर्गत 1 से ज़्यादा कुछ भी दे रखा है, तो उस संख्या के अंतिम के 2 डिजिट जो होंगे वो हमेशा डबल ज़ीरो होंगे। इस बात को याद रखें। एक कॉन्सेप्ट याद आए, किसी भी संख्या के अंतिम के अंतर्गत 1 दे रखा है, यूनिट डिजिट 1 5 6 0, तो इकाई का अंक तो 1 ही आएगा। लेकिन दहाई का जब आप अंक निकालोगे तो दहाई के अंक को घात के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके दहाई का अंक जो है वहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इस बात को याद रखें। यदि आपको इकाई के अंक के अंतर्गत 3 दिखे 7 दिखे 9 दिखे और पूछे कि पीछे के 2 डिजिट कैसे 2 डिजिट निकाल कर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर 1 की स्थिति बनानी है। कैसे 1 की स्थिति बनाओगे? 3 की घात 4 करोगे तो 81 बन जाएगा, 7 की घात 4 करोगे तो 2401 बन जाएगा, 9 की घात 2 करोगे तो 81 बन जाएगा। फिर इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। दहाई का अंक निकालो तो दहाई के अंक को इकाई घात के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका क्या निकल कर आ जाएगा भाई साहब? दहाई का अंक निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार 2 डिजिट जो है निकल कर आ जाएगा। मैं बता दूं कि 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तक इकाई के अंक के अंतर्गत 0 1 होता है, ठीक है। फिर यदि आप 10 फैक्टोरियल या फिर 10 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल के अंतर्गत जाओगे तो उसके पीछे के अंतर्गत अंतिम के अंतर्गत 2 शून्य जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस बात को याद रखें। उसके बाद बात करें, यदि आपको 2 दिखे और उस 2 की कितनी सारी घात लगाई हुई, कोई दिक्कत नहीं है। उस 2 की घात को 2 की घात 10 बनाना होगा। 2 की घात 10 बनाने के बाद यदि घात ओड बन रही है, विषम बन रही है, तो हमेशा उस संख्या के अंतिम के 2 डिजिट जो आएंगे वो गण के 24 आएंगे। यदि 2 की घात 10 बन रही है और उसके ऊपर घात जो है वो इवन आ रही है, सम आ रही है, तो उसके अंतर्गत अंतिम 2 डिजिट होंगे वो 76 होंगे। इस बात को याद रखें। और कहीं कहीं आगे जो बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं 76 की घात कुछ भी हो, 76 की घात कुछ भी हो, अंतिम 2 डिजिट 76 ही आएंगे। 76 इंटू 2 की घात n कुछ भी दे रखा है, तो उसके अंतर्गत जो अंतिम 2 डिजिट जो आएंगे वो 2n के अनुसार, 2 की घात जो n दे रखी है उसके अनुसार ही कहेंगे आएंगे। इस बात को याद रखें। फिर बात आती है कि यदि इकाई के अंतर्गत 5 दे रखा है, उस 5 से पहले यदि कोई ओड नंबर है और कहीं कहीं उसके घात के अंतर्गत भी कहीं के ओड नंबर हैं, तो हमेशा 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 उस संख्या के अंतिम डिजिट जो आएंगे वो 75 आएंगे। यदि 5 दे रखा है, ओड नंबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति के भीतर 25 जो है वो उसके अंतिम 2 डिजिट जो हैं वो कहीं निकल कर आएंगे। इस बात को याद जो है करके वो याद जो चुनी है वो याद जो चुनी है 3 और 4 5 5 6 7 8 और 9। एक कॉन्सेप्ट कौन सा बोल रहा है? कॉन्सेप्ट कौन सा बोल रहा है? वन दिखे तो 0 1 हो गया, 3 7 9 हो गया, फैक्टोरियल वाला हो गया। फैक्टोरियल के बाद बात करें, फैक्टोरियल के बाद हाँ ये भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है? वो होता है n कोष्टक n+1/2 जो है वो कंगे होता है। इस बात को देखो, प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है करके वो क्या होता है? वो एक्चुअली होता है n कोष्टक n+1 होता है। इस बात को देखो। फिर बात करें प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो क्या होगा? n कोष्टक n+1 2n+1/6 होगा। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होगा वो क्या होगा? घनों का योग निकालना तो n कोष्टक n+1/2 और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को याद रखें। फिर बात आती है कि n सम व विषम संख्याओं का जो योग, n सम व विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो n कोष्टक n+1 n+2/6 जो है वो हो जाएगा। x के n तक के गुणजों का योग क्या होगा? या फिर किसी संख्या के n तक के गुणजों का क्या योग होगा? xn कोष्टक n+1/2 जो है वो करके होगा। इस बात को याद रखेगा। फिर कौन सा कहता है? उपहार देने से संबंधित या लेने देने से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उसके अंतर्गत n कोष्टक n-2 जो है वो सूत्र निकालना। n क्या है? n व्यक्तियों की संख्या। उपहार देने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंतर्गत सूत्र निकालना n कोष्टक n-1। n जो है व्यक्तियों की संख्या। यदि हाथ मिलाने से संबंधित क्वेश्चन आए, n हाथ कैसे मिलेगा? 2 अक्षर है हाथ में, हाथ मिलाने से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे n कोष्टक n-1/2 जो है वो कहीं होगा। इस बात को याद रखेगा। यदि किसी संख्या का अभाज्य संख्या है या नहीं ये पता लगाना कैसे लगाओ? 233 है, 233 से ऊपर कौन सी संख्या? 256 किसका वर्ग है? 16 का। 16 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 11 13 इन संख्याओं से वो संख्या डिवाइड हो रही है तो है भाज्य, नहीं हो रही है तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। ऑब्वियसली बात है। मतलब कि मैथ का जो ये जो नंबर सिस्टम का जो लगभग नंबर सिस्टम का जो पूरा कॉन्सेप्ट था कंप्लीट करते। एक बार मैं देख रहा हूँ क्या पीछे छूटा है या फिर कहीं पीछे नहीं छूटा। बात पॉजिटिव रिमाइंडर को कहीं
नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव 7+2 समझ 14+9, तो ऐसे भी रिमाइंडर आप निकाल सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है तो किससे काट रहे हो वो बात मैंने याद रखना, किससे काट रहे हो, जिसकी भी ज़्यादा काटा तो उस बात का तो 32 होगा, कैसे निकालना है, सभी भी ज़्यादा एक कम किया है। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है एक आएगा। यूलर थ्योरम क्या कहती है, टोशन फंक्शन जो है वो आती है। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, -1 आएगा +1 आएगा। ठीक है, फिर बात करें तो बचेंगे 4 को छोड़कर 0, रिमाइंडर 0 आएगा, इस बात को याद रखें। यदि नीचे कॉम्पोजिट नंबर दे रखा है, समझ रहे हो, उस कॉम्पोजिट नंबर से एक कम यदि ऊपर फैक्टोरियल के अंतर्गत कोई बात दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, तो उस संख्या के अंतर्गत रिमाइंडर निकालने को पूछे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये मेरा दावा है। 0 साइनेज थ्योरम एलसीएम। बाकी ऐसे कैसे पूरा के पूरा ऐसे ही होगा। एक विषम संख्या है, समझ लो a+b से डिवाइड होगी, n विषम संख्या है तो a-b से डिवाइड होगी, संख्या तो होगी, इस बात का सार की बात करते चाहे जो है वो सेसफल आता है, इस बात को याद जो है वो याद रखेंगे। उसके बाद यदि अपन से करवा दो तो सेसफल की बात होती है, तो जो 4 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 43 प्राप्त हुई संख्या को 16 से विभाजित जबकि संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, मोस्ट क्या 10x + y वगैरह जो है वो कहीं निकल जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। फिर सिर और पैर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाएगा। अंतिम 2 डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने सामने आ जाएगा। 21² हो जाएगा, 0 दे रखा करके, तो बाद में किसी को ज़्यादा कुछ भी हो 1 हो जाएगा, समझ रहे हो चीज़ को। तो ना 1 0 होता है, ठीक है, 10 में फैक्टोरियल का अंतिम 2 0 होते हैं। 2 के ऊपर कितनी भी घात हो उसे 2 की घात 10 के रूप में बनाना ही होगा अंतिम 2 अंक निकालने के लिए, इस बात को याद रखें। 24 आएगा और 76 आएगा, 76 कुछ भी हो 76 आएगा। 76 × 2 की घात n होगा, समझ रहे, 2 की घात n के अनुसार अंतिम 2 अंक होंगे। 75 आएगा और 25 जो है वो बन गया आएगा, इस बात को याद रखें। अंतिम 2 अंक कैसे, अंतिम 2 अंक जो है वो ये होगा, बस बाकी कुछ नहीं है, अपना यही है। प्रथम अंक प्रदर्शन के n क्वेश्चन n स्क्वायर हो जाएगा 6 हो जाएगा, n = n + 1/2 का स्क्वायर n = 1/2 हो जाएगा, अभाज्य संख्या है, यानी विभाजित नहीं होने पर अभाज्य। ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाए। नंबर सिस्टम को पूरे के पूरा एक बार थोड़ा कवर कर लेता हूँ मैं, नंबर सिस्टम क्या है और क्या नहीं है आपके समक्ष जो है वो सारी की बातें जो हैं वो उजाड़ कर रख देते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से बात करूँगा। अब सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो बहुत, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना, पानी पी रहा हूँ। एक्चुअली अब क्या होता है पता है आपको, सबसे पहले जो बात आती है हमारे सामने वो आती है रियल नंबर्स नहीं आते हैं। रियल नंबर्स परिमेय संख्या जो है रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, उस बात को सम्मिश्र संख्या जिसे कहा जा सकता है। हाँ, सबसे पहले हमारे सामने रियल नंबर्स आते हैं, वास्तविक संख्याएं, और एक आती है इमेजिनरी नंबर्स, जिन्हें काल्पनिक संख्याएं जो हैं वो कहा जा सकता है। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो इन सबको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें सम्मिश्र संख्या कहा जा सकता है। सबसे पहले रियल नंबर की बात करूँ मैं, वास्तविक संख्याओं की। रियल नंबर कौन से होते हैं, मतलब कि परिमेय संख्या जो होती है और अपरिमेय संख्या जो होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उन्हें उन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या जो है वो कहा जाता है, इस बात को। इमेजिनरी नंबर मतलब कि काल्पनिक संख्या है जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है, इस बात को याद रखें भाई। इमेजिनरी नंबर की यदि बात करोगे तो इमेजिनरी नंबर मतलब कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे कि √-3 उसकी कल्पना नहीं किया जा सकती, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, वो काल्पनिक संख्याएं जो हैं वो हमारी हो जाएगी। इस बात उस पूरे के 60 को समझो। रियल नंबर होगा, मैंने कहा रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पूरी खुल जाएगी। इरेशनल नंबर का कोई लेना देना नहीं है। रैशनल नंबर को अपन देखेंगे, रैशनल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक, और दूसरा हो गया डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या हो गया, दशमलव। डेसिमल को 2 भागों में बांटा गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब होगा, मतलब शांत दशमलव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फिर 2 भागों के अंदर बांटा गया। रिक्वेरिंग डेसिमल, रिक्वेरिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा, आवृत अशांत दशमलव जिसे कहा जा सकता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उसका दूसरा भाग है नॉन रिक्वेरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि आप कह सकते हो अनावृत अशांत दशमलव जिसे कहा जा सकता है। अब जो
ये जो इंटीजर होता है उस इंटीजर को 3 भागों में बांटा जाता है। कैसे 3 भागों के? एक तो पॉजिटिव इंटीजर, एक तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, सिर्फ इंटीजर है। इसमें ये जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसे 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे? एक तो नेचुरल नंबर्स के अंदर प्राकृतिक संख्या है, एक ऑल नंबर्स के भीतर यानी कि पूर्ण संख्या जिसे कहा जा सकता है। ये जो नेचुरल नंबर होते हैं 4 भागों में बांटे जाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स और इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। सबसे पहले अपन परिमेय संख्या की बात करेंगे, रेशनल नंबर की बात करें। परिमेय संख्या कौन सी? इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, तो वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे 21/17 पी बटा क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों क्या है? पूर्णांक है भाई साहब। तो 21/17 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। 1/6.7/8 लिख रखा है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, या फिर 1.6/6 लिख रखी है तो भी क्या होगा? इंटू 10 लग जाएगा तो पूरी पूरी संख्या बन जाएगी। पी बटा क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी और क्यू दोनों क्या? पूर्णांक है। मतलब ये संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर होगी। इस बात को याद रखिए। √64/√16 दे रखा है तो 8 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब कि दोनों संख्या पी बटा क्यू है भाई साहब, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी और क्यू दोनों क्या होंगे? पूर्णांक है कि नहीं है? है भाई। तो ये संख्या रैशनल नंबर हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात को याद रखें। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो और क्या बात आती है? जिसकी जीरो, तो जीरो की क्या? जैसे कि कोई 25 संख्या थी तो 25 को क्या 25/1 लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो पी बटा क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पी और क्यू दोनों क्या? पूर्णांक हैं। तो 25 हमारी क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि सिर्फ जीरो दे रखा है तो 0/1 लिखेंगे, कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा भाई साहब। तो पी बटा क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, मतलब कि 0 हमारी परिमेय संख्या होगी। 22/7 दे रखा है भाई साहब, पी बटा क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और कहीं ना कहीं पी और क्यू दोनों क्या? पूर्णांक है, ऑब्वियसली बात है। तो 22/7 जो होगी वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, वो हमारी रैशनल नंबर हो जाएगी। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत तो और ये एक और आती है, 1.57 बार लगता है, 57 ऐसे लिख रहे हैं। तो वो जो संख्या होगी वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर होगी। इस बात को याद रखिए। ये जो परिमेय संख्या इनको 2 भागों में बांटा गया, एक तो धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या का मतलब क्या होगा? ऐसी परिमेय संख्या जिसमें पी और क्यू जो है वो दोनों या तो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 5/7 दोनों धनात्मक है, ये धनात्मक परिमेय संख्या। -7/-8 मतलब कि दोनों माइनस में तो धनात्मक परिमेय संख्या होगी। एक आती है धनात्मक परिमेय संख्या की बात, एक आती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? मतलब कि ये हुआ कि ऐसी परिमेय संख्या जिसमें पी और क्यू में से कोई एक धनात्मक है, कोई एक ऋणात्मक है, समझ रहे हो? तो वो होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या, जिसकी -7/5 दे रखी है, समझ रहे हो? ये ऋणात्मक परिमेय संख्या जो है वो हो जाएगी। परिमेय संख्याओं के कभी भी गुणनखंड नहीं निकलते, इस बात को भी याद रखें। अपरिमेय संख्या की बात करें, इरेशनल नंबर की बात करें, ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो वो अपरिमेय हो जाएगी, सीधी सी बात है। जैसे कि आप कह सकते हो कि √65/√60 कुछ भी नहीं निकल रहा है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इरेशनल नंबर जो है वो हमारी हो जाएगी। पाई लिख रखा है सिर्फ, जैसे कि पाई लिख रहा है तो पाई/1 लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन पी बटा क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन दोनों पूर्णांक नहीं है, बल्कि पाई हमारी इरेशनल नंबर होगी, हमारी अपरिमेय संख्या जो है वो गणनीय होगी। और यदि बात करें अपन, और बहुत सारी बातें हमारे सामने आएगी, जैसे कि 1.7, 8, 2 अलग अलग संख्या दी, 3, 4, 4, तो वो जो संख्या होगी वो इरेशनल होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से संबंधित 2 नोट लगाकर बात आती है। पहली नोट लगाकर बात यह आती है कि जीरो जो होता है करके वो हमारी परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है वो मैंने बता दी। दूसरी बात आती है पाई जो होती है वो पाई अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होती है, वो रैशनल नंबर होती है। इस बात को याद रखें। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होगी। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? पूर्ण मतलब पूरी, मतलब जीरो जुड़ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ये हो गए पूर्ण नंबर, ऑल नंबर से कहा जाता है। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर, मतलब कि आप कह सकते हो कि माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक की जितनी सारी संख्याएं होती है उसे पूर्णांक होती है, इंटीजर होती है। पूर्णांक को फिर 2 भागों के अंतर्गत बांटते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया भाई साहब? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया +1 से लगाकर प्लस अनंत तक जाने वाली जितनी सारी संख्या है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। नेगेटिव इंटीजर की बात करोगे तो माइनस अनंत से लगाकर -1 तक जाने वाली संख्या जो होगी वो नेगेटिव इंटीजर कहीं हो जाएगी। 0 जो होगा वो ना पॉजिटिव इंटीजर होगा ना नेगेटिव इंटीजर होगा, 0 सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होगा। इस बात को याद रखें। सम और विषम संख्याओं की बात है, डिविजिबल बाय 2 सम संख्या, नॉट डिविजिबल बाय 2 विषम संख्या। गुणनखंड और गुणज की बात है, गुणनखंड मतलब कि कॉमन फैक्टर्स, जैसे कि 24 दे रखा है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये गुणनखंड हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। गुणज मतलब कि मल्टीपल, जैसे कि 4 तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, समझ रहे हो चीज़ को, 32, 36, 40, तो समझ रहे हो ये जो होगा वो गुणज हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब एक शब्द आता है गुणक और एक आता है गुणज। गुणक का कॉमन फैक्टर्स, गुणनखंड, गुणज इनकी मल्टीपल, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है।
उसके बाद बात करें तो अपन के सामने जो बात आती है वो बात आती है डेसिमल की। दशमलव की बात मैंने कर ली है वैसे, तो डेसिमल की बात करूँ तो मैं बता दूँ डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब 1.57 सिर्फ, ये शांत दशमलव है, ठीक है। फिर आप